हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव जी एकेडमी। आज हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन यानी कि इंडियन पॉलिटी का। ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो भारत की कोई भी परीक्षा हो, चाहे किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, चाहे फिर यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा हो। फिलहाल ये जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर आपको देखने को मिलेंगे। वो इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस और सारे डाउट्स आपके कवर होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो पाए। आज का जो टॉपिक होगा, हम लोगों ने जैसा चर्चा की थे पिछले सेशन में, उसमें बताया था कि सरकार के तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला विधायिका, दूसरा जो होता है वो होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। इसी तरीके से मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। दो दो जो भाग हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा जो न्यायपालिका है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। सारी चीजें ए टू जेड डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि न्यायपालिका होता क्या है। न्यायपालिका का तात्पर्य यह होता है कि जो सरकार का ये एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसका कार्य होता है कि न्याय मतलब किसी भी संविधान की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना और व्यक्तिगत तौर पर न्याय देना। इसका कार्य यही होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे, आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि न्यायपालिका को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है जो वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत की न्याय व्यवस्था एकीकृत है, जिसके लिए सर्वोच्च शिखर पर भारत का, यानी किसकी बात हो रही है? भारत का उच्चतम न्यायालय माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी, जैसे कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के कम चांस होते हैं, लेकिन जैसे कि यूपी पुलिस का अगर पेपर होगा, यूपी पुलिस के पेपर में जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सेक्शन आता है उससे क्वेश्चन बन सकता है। वहां पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन अधिकारिता शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण निर्माण करने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद को प्राप्त है, यानी कि इंडियन जो पार्लियामेंट है उसको प्राप्त है। इसके जो उच्चतम न्यायालय के जितने भी गठन होते हैं, कोई भी स्थापना होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि आप कितने भी उम्र के हो, यदि आप उसकी पात्रता रखते हैं, इसमें उम्र का जो है अधिकतम उम्र या मिनिमम उम्र का प्रावधान है, लेकिन मैक्सिमम उम्र का प्रावधान नहीं मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसकी अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 65 वर्ष की होती है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। भारतीय न्यायिक पद्धति में पिल जो होता है, पिल के जनक पीएन भगवती को माना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश के लिए योग्यताएं रखी गई हैं। आप मतलब किस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आप लोग बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके, जैसे कि यूपी पीसीएस जे का जो पेपर होता है उसमें यहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन देखने के बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से उसी का भाग है। चलिए हम लोग जानेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रह चुका हो। तीसरा पॉइंट है
या किसी उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रह चुके हों। आगे जो पॉइंट है, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का जो उच्च कोटि का ज्ञाता ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका अवकाश प्राप्त करने के लिए बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। यानी कि इस कहने का मतलब यह हुआ है, यदि आप उच्चतम न्यायालय से रिटायर्ड हो गए हैं, अवकाश ले लिया है, तो आप किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी के पॉइंट है, अच्छे से हम लोग समझेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, मतलब किस क्षेत्र पे अधिकार उच्चतम न्यायालय का होता है, और जो यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट होता है उसका जो है क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है उसका जो अनुच्छेद होता है, उसका अनुच्छेद जो दिखाया जाता है उसका प्रावधान मिलता है, अनुच्छेद 131 में उसका उल्लेख मिलता है। इस मामले में किसी वाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है। पहला है ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हों, या भारत सरकार बनाम राज्य की सरकारें हों, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। एक और भारत सरकार तथा या एकाधिक राज्य तथा दूसरी तरफ एक से या एक से अधिक राज्य हों। अब हम लोग जानेंगे कि जो क्षेत्राधिकार रिट अधिकारिता क्या है। रिट अधिकारिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई जगह रिट डालते हैं किसी विवाद को लेके सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। इस तरह इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके आरओ की परीक्षा में। चलिए पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी जाने की जो प्रवृत्ति को दर्शाया गया है किसमें दिया गया है, किस अनुच्छेद में, वो दिया गया है अनुच्छेद 32 में। चलिए आगे देख लेते हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी, हम लोग इसको जानेंगे रिट के बारे में। रिट कितनी होती है, 5 प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। पहली है बंद प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबीज कार्पस। दूसरा होता है परमादेश यानी कि मैंडमस। तीसरी होती है प्रतिषेध यानी कि प्रोवाइटेशन। चौथी होती है उत्प्रेषण सर्टिरेरी। पांचवी होती है अधिकार प्रश्या यानी कि कुओ बैरेंटो। अब हम लोग जानेंगे कि अपीलीय अधिकारिता क्या है। अपीलीय अधिकारिता के बारे में जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 तथा अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील अंतिम न्याय है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकारी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। दूसरा है सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। तीसरा जो है वो है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें। चौथा है विशेष अनुमति की अपीलें। इन सब में अगर विधि का सारवान यानी कि प्रश्न निहित हो तब यह अपील की जाती है। आगे हम लोग जान लेंगे सलाहकारी अधिकारिता क्या है। सलाहकारी अधिकारिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए ही बाध्य हो। अब हम लोग जानेंगे अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। अभिलेख न्यायालय की जो शक्तियां होती है वह क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति होगी। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, जो आदेश तथा निर्देश आदि अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकें। अब हम लोग जानेंगे न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनराविलोकन की जो शक्ति है वो किस प्रकार से है, हम इसको भी समझ लेते हैं। इसका प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 131 में से लेकर अनुच्छेद 136, 143, 145 और 226 से लेके 246 और 372 आदि के उपबंध में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसी से पॉइंट जुड़े हुए। न्यायिक जो पुनर्विलोकन से तात्पर्य वह है कि न्यायपालिका की शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका यानी कि विधान पालिका द्वारा बनाए किसी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकार के कानून पे, एक मिनट, आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका के निरस्त कर सकती है तथा अपने निर्णय को मान्य करवा सकती है या समीक्षा या फिर जांच कर सकती है। अब हम लोग जानेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 214 में दर्शाया गया है, इसका प्रावधान मिलता है। संसद विधि द्वारा या दो से अधिक राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्र में यानी कि यूनियन टेरिटरी में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा और असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, इसी के साथ दमन और दीव, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय अवस्थित हैं। केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय अवस्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं हैं इस प्रकार से हैं, हम लोग जान लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस जे हो या फिर जैसे कि एलएलबी के परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जो ऑप्शनल के यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला जो अहर्ता यानी कि योग्यता जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण हो चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत की होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम जो उम्र सीमा है 62 वर्ष होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो अवकाश यानी कि वकालत मतलब वकालत जो यानी कि रिटायर्ड जो होते हैं उनकी जो उम्र होती है 65 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी कि किसकी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की, यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा किए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी समस्या गई है, कोई भी वहां पे रिट दायर हुई है वहां पे, तो वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला ले सकता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपना पद प्राप्त किया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है उनमें वृद्धि कर सकता है या फिर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध
कर सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल। आज का जो सेशन था न्यायपालिका यानी कि सरकार के जो मैंने 3 भाग बताए थे, 3 हिस्से बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज मैंने ये तीसरा भाग न्यायपालिका करवा दिया है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल केंद्र राज्य संबंध, जो कि 12 नंबर चैप्टर होगा। इसको हम लोग करेंगे कल। आज का जो सेशन है यहीं से विराम लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।